नमस्कार, मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एपीएन। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद की कांट में हुए बवाल को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया, जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी को धमकाया है। वाजपेयी ने धमकाते हुए साफ तौर पर कहा है कि उनकी दोस्ती और दुश्मनी दूर तक जाती है। साथ ही बीजेपी ने 15 जुलाई को बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया है। यूपी में मुरादाबाद इलाके में उपद्रव मचाने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताने वाले एसएसपी धर्मवीर यादव को पार्टी ने अब खुलेआम धमकी दी है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा है कि एसएसपी को बीजेपी ने नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है, बस वक्त का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद एसएसपी को सपा की चाकरी करने वाला बताते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ एसएसपी ने जो कुछ किया वो इसे भूलेंगे नहीं। मुरादाबाद के कांट में महापंचायत को लेकर बवाल के बाद जेल में बंद बीजेपी नेताओं से वाजपेयी ने मुलाकात की और कहा कि 15 जुलाई से सूबे में आंदोलन की शुरुआत होगी। 15 तारीख से कमिश्नर के दफ्तर पर धरना और गिरफ्तारी का आंदोलन चलाएंगे। फिलहाल 15 दिन का हमने आंदोलन प्लान किया है। पहले दिन संभल, दूसरे दिन रामपुर, तीसरे दिन अमरोहा, चौथे दिन बिजनौर। इसमें इन जनपद में माननीय लोकसभा के जो हमारे माननीय सांसद हैं ये साथ में उपस्थित रहेंगे। बहरहाल मुरादाबाद के कांड के कांटे को लेकर लगातार सियासत जारी है। बीजेपी ने जहां खुलेआम मुरादाबाद के एसएसपी को निशाना बनाया है, वहीं एसपी ने भी बीजेपी को सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कांट मामले में सियासी आग जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुरादाबाद में दिए गए बयान ने इसमें घी का काम किया है। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सपा सरकार को होशियार रहने की हिदायत दी है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही पश्चिमी यूपी सियासत का केंद्र बना है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर हिंसा पर सियासी रोटियां सेकने से हुई और अब मुरादाबाद के कांट की घटना राजनीतिक दलों का मुद्दा बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां पहुंचे और तीखा बयान दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजनीतिक माफिया बता दिया। भारतीय जनता पार्टी का देखिए लाइन ऑफ एक्शन जो है, अभी अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसी लाइन पे ये वाजपेयी भी नकल कर रहे हैं। और चूँकि अभी पार्लियामेंट चुनाव में उस लाइन पे चलकर इनको सफलता मिली, से इनकी केंद्र में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के, तब से इनकी गति और तेज हो गई है। और वाजपेयी जी का जो बयान है ये गैर लोकतांत्रिक है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो कभी राजनीति करने वाले नहीं इस्तेमाल करते हैं। ऐसी भाषा के इस्तेमाल तो माफिया करते हैं, तो ये राजनीतिक माफिया हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी को आड़े हाथों लिया बल्कि समाजवादी हुकूमत को भी हिदायत दे डाली। मैंने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का वहां पहुंचना, तमाम मुद्दे हैं देश में, प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, मगर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का इतिहास है और आज एक लंबे समय बाद फिर मुरादाबाद की ओर अपना रुख करना, मैं इसमें साथ साथ में एक बात और जोड़ूंगा कि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सरकार समाजवादी पार्टी की है। क्या कारण है? मुजफ्फरनगर में आप फेलियर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज पुनः एक बार मुरादाबाद को दंगों में झोंकने का जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने वाली बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा पर भी उसे घेरती आई है। मुरादाबाद भी इसकी एक मिसाल है।
अब देखना होगा कि इस पर सियासत किस हद तक पहुंचती है। फरमान अब्बास मंजुल, APN लखनऊ। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच सियासत भी तेज होती जा रही है। बिहार में जारी सियासत के बीच कई दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होने में लगे हैं। शनिवार को आरजेडी के प्रदेश महासचिव समेत 100 समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी तैयारियों की सियासत के बीच आरोप प्रत्यारोप और दल बदल का दौर भी तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी का सूपड़ा साफ होने के बाद अब कई नेताओं का जेडीयू आरजेडी से मोह भंग होता जा रहा है। शनिवार को आरजेडी के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव 100 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा कि बीजेपी में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ रहे हैं और आज भी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उसमें अधिकतर पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े हैं, दलित समाज से हैं, महादलित समाज से हैं, अकलियत के लोग हैं और सवर्ण समाज के भी लोग हैं। लेकिन बड़ी संख्या में पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने इसे डरपोक और बड़बोले वाला गठबंधन बताया। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण जदयू आरजेडी का जो गठबंधन है वो डरपोक लोगों का गठबंधन है, लेकिन बड़बोले का गठबंधन है। इन सब के बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी विपक्ष के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का भार पूरे बिहार में आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की पूरी जमीन खिसक रही है। जनता दल में तो हस्ती पर चला ही गया है। ये सभी पार्टियां की लड़ाई बदल गई। जैसे कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने में देश में मशक्कत करनी पड़ी, बन नहीं पाए। मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जदयू आरजेडी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए जो अहर्ता चाहिए उतनी सीटें भी प्राप्त होगी, मुझे संदेह है। खैर, कौन सत्ता में होगा कौन विपक्ष में, इसका पता तो विधानसभा चुनाव के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 13 जुलाई को झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का पूरा 1 साल पूरा होने वाला है। एक और जहां सरकार साल भर के कामकाज की खूबियां बताने की तैयारियां में लगी है, वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी हेमंत सरकार की खामियां गिना रही हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार को लूट खसोट की सरकार बताया है। झारखंड में इन दिनों सियासत पूरे सवाब पर है। जहां सत्ता पक्ष अपने कामों के बखान में लगी है तो वहीं विपक्ष सरकार की खामियां गिनाने में। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन 13 जुलाई को अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री कई योजनाएं और नियुक्तियों की घोषणा करेंगे। दरअसल पिछले साल 13 जुलाई को झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक और जहां सरकार साल भर के कामकाज की खूबियां बताने की तैयारियों में लगी है, वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी हेमंत सरकार की खामियां गिना रही है। बीजेपी ने हेमंत सरकार को लूट खसोट की सरकार करार दिया। सरकार ने 1 साल के अंदर झारखंड में कुछ नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार में तोड़ा को भी पीछे छोड़ा। तो मैं यही कह सकता हूँ, ये रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का। तो साल भर कुछ किया नहीं, सिर्फ बालू, कोयला, लोहा का अवैध उत्खनन और साथ ही ये जो उद्योग तो एक भी खड़ा नहीं किया, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इन्होंने खड़ा किया। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो बजट उपव्यय था वो 1465 करोड़, उसके विरुद्ध यदि आप देखें सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार से जो प्राप्त करने वाली राशि थी उसमें 1 पैसा प्राप्त नहीं कर सका। आखिर इस सरकार को जवाब देना चाहिए
कि केंद्र सरकार से उन्होंने 1 रुपया प्राप्त नहीं कर सका, इसके पीछे दोषी कौन है और इस सरकार की अकर्मण्यता नहीं तो क्या है। झारखंड में जारी सियासत के बीच सोमवार को एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार तेज होने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार किस तरह अपनी खूबियां गिनाएगी और बीजेपी सरकार की खामियां। सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने जितने सारे क्वेश्चन रेज किए हैं, संभावना है कि सरकार इस पे एक भी जवाब न दे पाए। लेकिन एक कठिनाई जरूर आ सकती है कि 16 तारीख को राजभवन कूच करने से पूर्व ही स्थापना दिवस के दूसरे दिन ही बीजेपी और पूरा प्रतिपक्ष जो भी है सरकार के खिलाफ हो सके तो कहीं न कहीं चार्जशीट भी फाइल कर सकता है और सरकार की संकटें और बढ़ सकती हैं चुनाव के पूर्व। कैमरामैन अभिषेक के साथ भुजंग भूषण, एपीएन न्यूज, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के आर्थिक मंच पर तेजी से उभर रहे देशों के संगठन ब्रिक्स के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार को ब्राजील रवाना होंगे। 14 और 15 जुलाई को होने वाले इस सम्मेलन में एक विकास बैंक स्थापित करने, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में सुधार और विस्तार पर फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। रविवार रात बर्लिन में रुकने के बाद सोमवार को पीएम मोदी ब्राजील के शहर फोर्टलेजा के लिए रवाना होंगे, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी जा रहा है। इसमें वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एके डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम शामिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। एपीएन पर खबरें जारी, आप हमारे साथ बने रहिए।